बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानज़र, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में जो रेनोवेशन का काम हो रहा है उस हवाले से अपडेट भी किया और उन्होंने ये इजहार किया कि हमारी कोशिश होगी कि कराची में, लाहौर और रावलपिंडी में जो वेन्यूज़ हैं चैम्पियन ट्रॉफ़ी के मैचेस के हवाले से ये कम्प्लीशन हो जाएगी। और अब उम्मीद की जा रही है, बल्कि तमाम ये समझते हैं कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होगी। बट ये क्वेश्चन अपनी जगह पे स्टैंड अलोन खड़ा है कि क्या भारत पाकिस्तान आएगा, नहीं आएगा, इस पे स्पेकुलेशन अभी तक जारी हैं। अब भारतीय मीडिया कुछ और कह रहा है, पाकिस्तानी कॉन्फिडेंट हैं। अब मेरा ख्याल है कि आईसीसी के ऊपर भी बड़ा ऑनर्स आता है कि वो इस मैटर को कैसे देखते हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जी बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज़ का भी कल से रावलपिंडी में आगाज़ होगा। अभी कुछ दिन पहले गवर्नर हाउस में तकरीब हुई जी अरशद नदीम को, उसमें हमने देखा कि गवर्नर पंजाब ने मदऊ किया और उनको इनामात दिए गए। और इस हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने हीरोज़ को जब वैल्यू करते हैं, उनको वो जगह देते हैं, वो मुकाम देते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं, तो ओबियसली आने वाली जितने भी यंगस्टर हैं उनके लिए वो रोल मॉडल होते हैं और उनके लिए ख़ास मुकाम रखते हैं। और ये मेरा मानना है कि जब तक गवर्नमेंट लेवल पे ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं जाएगी तो आप ओबियसली उसको गेन नहीं कर सकते। इसी वाले से हमने भी गवर्नर हाउस में ब्लू वर्ल्ड सिटी के ओनर साद नज़ीर साहब से बात की और उन्होंने भी प्लॉट का एक कनाल का प्लॉट उनको दिया गया। उस हवाले से हमारी क्या डिस्कशन हुई वो सुनते हैं। जिस तरह हमने बात की जी, जिंदा कौमें जो हैं वो अपने हीरोज़ की वैल्यू करती हैं और अरशद नदीम ने जो मार्का सर अंजाम दिया है, पेरिस ओलंपिक्स में हम बात करें तो 92.97 का इन्होंने जेवलिन थ्रो किया। ना सिर्फ ओलंपिक की गोल्ड मेडल हासिल किया, ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो चेयरमैन हैं, जो सीईओ हैं, साद नज़ीर हमारे साथ हैं। उन्होंने एक खास अनाउंसमेंट किया गवर्नर हाउस में, उस हवाले से हमसे बात करते हैं। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान, ये बताइए, जिस तरह आपने स्पेशल अनाउंसमेंट की और इनको ब्रांड एम्बेसडर भी अनाउंस किया, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर? जी, अल्लाह का ख़ास करम है ब्लू वर्ल्ड सिटी पे कि इस मुल्क में जितनी भी नॉन शख्सियात हैं वो किसी न किसी हवाले से ब्लू वर्ल्ड सिटी से मुंसलिक हो जाती हैं। तो अल्लाह पाक ने ये करम किया खुसूसी कि जो 40 साल बाद पाकिस्तान को सोने का तमगा मिला और जिस शख्सियत को अल्लाह पाक ने ये अचीवमेंट हासिल करने का मौका दिया, वो आज ब्लू वर्ल्ड सिटी का हिस्सा बन गए। हम एक प्रोजेक्ट है, फरीद बाजवा साहब हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं लेजेंड्स एनक्लेव के। तो लेजेंड्स एनक्लेव में इससे पहले शोएब अख्तर साहब हमारे साथ हैं, तो अब जो है अरशद नदीम साहब। सर, आपने रावलपिंडी में, हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी में देखा कि शोएब अख्तर के नाम पे स्टेडियम बन रहा है, एक पूरा आप इनक्लेव ऐसा बना रहे हैं लेजेंड्स के नाम पे, जिसमें हमने देखा कि कतर में भी आपने एक सेरेमनी की थी जिसमें तमाम लेजेंड्स थे। तो आज की अनाउंसमेंट के हवाले से बताइए, क्या आप अरशद नदीम के लिए अनाउंस कर रहे हैं? पूरी दुनिया के लेजेंड्स उस एनक्लेव में हैं, तो इस वक्त तो अरशद नदीम तो पाकिस्तान का फ़ख्र है। तो इंशाल्लाह एक फ़कीदुल मिसाल प्रोजेक्ट वहाँ डेवलप होने जा रहा है। तफसीलात आपको फरीद बाजवा साहब देंगे। जी थैंक यू जी, आपको साद नज़ीर साहब ने सारी अच्छी खबर सुना दी है माशाल्लाह। एक इसमें एडिशन करता जाऊँ कि ये चौधरी नईम एजाज साहब ने खुसूसी तौर पर, वो उम्रे पर तशरीफ़ लगे हुए हैं, उन्होंने खुसूसी तौर पर ये शफ़क़त फरमाई कि जी इनको अरशद नदीम साहब को प्लॉट भी गिफ्ट किया जाए और अपना ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट किया जाए। तो नदीम एजाज साहब और नईम एजाज साहब की खुसूसी कह लें शफ़क़त शामिल है इस सारे प्रोसेस। जी बिल्कुल, वो हमेशा आपके साथ होते हैं। जी सर, आपके जी हम वेलकम करते हैं अरशद नदीम साहब को, जो कि माशाल्लाह एक बिग नेम लेजेंड इन पाकिस्तान, एंड उनको हम लेजेंड्स एनक्लेव एट ब्लू वर्ल्ड सिटी को वेलकम कर रहे हैं। एंड इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम आपको बहुत सारी अच्छी खबरें देंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी के प्लेटफॉर्म से। एंड लेजेंड्स एनक्लेव में अरशद नदीम का आना एक बहुत बड़ा संग मेल है। एंड मैं साथ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, नदीम साहब को, नईम साहब को, एंड पूरी टीम ब्लू वर्ल्ड को। एंड इंशाल्लाह विद अरशद नदीम साहब हम कोई बड़े अच्छे काम करने जा रहे हैं फॉर एथलेटिक्स इन स्पेसिफिकली एंड स्पोर्ट्स इन जनरल। जी अच्छा, इसमें हमने देखा कि स्पोर्ट्स की वैल्यू हम समझते हैं कि पूरी नेशन को जहाँ यूनाइट किया इसने, और हमने देखा कि जो भी कंट्री की टर्बुलेंस थी, जो सिचुएशन थी, उसके डिस्पाइट ऑफ ऑल पूरी नेशन यूनाइट होगी, सब कुछ भूल गई। तो आज की जो सेलिब्रेशन एक कंटिन्यूटी है, इसको आगे भी आप लेके जाना चाह रहे हैं या इसी हद तक आपने रखा है? जी एब्सोल्युटली यस, ब्लू वर्ल्ड सिटी में एक शानदार क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। इसके अलावा वी हैव ए विजन कि हम तमाम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ का वहाँ पे स्टेडियम्स बनाएंगे, और वो वक्त दूर नहीं जब आपके इंटरनेशनल मैचेस ब्लू वर्ल्ड सिटी में होंगे। आपके इस तरह की स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ जिसमें अरशद नदीम के आने के साथ हम इनकी हेल्प से हम वहाँ पे जो ट्रैक एंड फील्ड और जो बाकी एथलेटिक्स हैं उनकी सारी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़, और इन्हीं की सरबराही में इंशाल्लाह हम तमाम कोचिंग फैसिलिटीज़ आके अरशद नदीम की तरह के 100 और अरशद नदीम पैदा हों इस मुल्क में। साहब, हमने देखा कि दीन की बात हो, कोई भी मामला हो, सबसे पहले हम आपको अपफ्रंट देखते हैं। और स्पोर्ट्स की जो वैल्यू है, दो चीज़ें हमने देखी हैं। एक तो पूरी जितनी भी कंट्री की सिचुएशन थी, जो टर्बुलेंस थी, डिस्पाइट ऑफ ऑल पूरी नेशन यूनाइट होगी। और हमने देखा कि स्पोर्ट्स के लिए आपका एक बड़ा खास रोल रहा है। हमने शोएब अख्तर के हवाले से बात की, दूसरे लेजेंड्स के हवाले से बात की।
आगे फ्यूचर हमारी आने वाली नस्लों के लिहाज से आप क्या समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए, जहाँ दुनिया में हमारी रिकग्निशन हो रही है, दूसरी तरफ हमारा साथ साथ हम देख रहे हैं कि नेशन पूरी यूनाइट हो रही है, तो आपका क्या इस पर मैसेज होगा? देखिए इरफान भाई, स्पोर्ट्स जो है ना, उसमें लोगों की मौजूदगी और पार्टिसिपेशन पूरी दुनिया में रिफ्लेक्ट करता है एक इलाके की, एक खित्ते की खुशहाली। इस वक्त अमेरिकन और चाइनीज़ ओलंपिक्स में टॉप करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि उनके पूरे मुल्क से जो डिज़र्विंग एथलीट्स हैं उनको ट्रेनिंग के मौके मिलते हैं और फिर वो वहाँ जाके इंटरनेशनल फोरम पे परफॉर्म करते हैं। तो हेल्दी एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रिलीजन में भी मुबाह के एलिमेंट में आती हैं और एक ये ज़ाती दिलचस्पी के तहत बंदा इनको कर सकता है। और एज अ नेशन को हेल्दी रखने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपने जनरेट करनी होती हैं ताकि डिसिप्लिन और हेल्दी एक्टिविटीज़ मुल्क में जारी रहें। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का भी फ्यूचर इस हवाले से ब्राइट है। यहाँ पे अरशद नदीम साहब की सूरत में मैं समझता हूँ बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं उनको देख के इस वक्त अपने लिए इंस्पिरेशन के तौर पे लेंगे और इंशाल्लाह इसमें एक्सेल करेंगे। गवर्नमेंट्स का काम ये है कि उनको फैसिलिटीज़ और एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तानी हुकूमत और ये जो रिफॉर्म्स की गुफ्तगू हो रही है पूरे मुल्क में और सारे अदारे कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसके तहत ये वक़ूआ पजीर होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान स्पोर्ट्स की फील्ड में बिल्कुल, जैसा साहब साहब ने फरमाया जी कि जैसा प्राइवेट सेक्टर की बात करें, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, ये अपना रोल तो प्ले कर रहे हैं, बट हम ये हमेशा कहते हैं कि एज ए बिगेस्ट स्टेक होल्डर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी प्रायोरिटी के रखे। और इस तरह जैपनीज सेइंग भी बड़ी फेमस है कि जिन मुल्कों की खेल आबाद होते हैं जी, ठीक है, उनके अस्पताल वीरान होते हैं। तो हमने ये चीज़ करना है एज ए नेशन। जिस तरह क्रिकेट हॉकी में हमने ग्लोरी हासिल की, अब हम देख रहे हैं कि एक ऐसा एथलीट हमारे सामने आया जो पूरी नेशन को होप प्रोवाइड कर रहा है। अभी आपसे ज़्यादा चाहते हैं जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी। अभी हम बात जिस तरह कर रहे थे कि ओलंपिक्स के हवाले से, ये बात तो हमेशा हम करते हैं कि पाकिस्तान की ओलंपिक्स में जो फतूहात हैं वो बहुत कम है। इस हवाले से देखा जाए तो जी 7 लोगों का जाना, और दुनिया में जहाँ किसी का स्क्वाड देख रहे हैं 300 प्लस है, 400 प्लस है, और पाकिस्तान के मेयर 7 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये क्या रीज़न है? क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? क्या हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी के अंदर ये स्पोर्ट्स नहीं आती? क्या हमारे जो डिपार्टमेंट पहले इस पे अपना रोल प्ले करते थे, अब उनका इंटरेस्ट भी कम हो गया? इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे जी। हमारे साथ ऑनरेबल गेस्ट हैं वजाहत हुसैन साई साहब, ये प्रेसिडेंट हैं एथलेटिक फेडरेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, मैं सबसे पहले तो अरशद नदीम से ही स्टार्ट करना चाहूँगा। बहुत बड़ी विक्ट्री, जितना इसको प्रेज़ किया जाए, जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। लेकिन साथ साथ हम सारे मसाइल जो पाकिस्तानी फेडरेशन को हैं वो भी, या प्लेयर्स को हैं वो भी डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट हम विक्ट्री से ही करते हैं। सर, ये लड़का 2015 से हम देख रहे हैं प्रैक्टिस कर रहा था, ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहा था, ऑन एंड ऑफ इसकी जो इंजरी भी आती रही। तो इस हवाले से क्या समझते हैं कि 40 साल के बाद गोल्ड लेना और किसी एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड लेना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। और मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि जो हम देख रहे हैं कि ओलंपिक्स की लिस्टिंग की गई, पाकिस्तान सिर्फ एक गोल्ड मेडल की वजह से 205 कंट्रीज़ में 63 नंबर पर आ गया। तो ये कितनी बड़ी आप अचीवमेंट समझते हैं? जी, सबसे पहले तो आपको और सारी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद बहुत बहुत ये इस अचीवमेंट के ऊपर, जो कि मीडिया और बाकी सब लोग कहते हैं कि 40 साल के बाद गोल्ड मेडल हासिल किया। बट मैं इसको इस तरह लेता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एथलेटिक्स के अंदर या इंडिविजुअल मेडल जो है वो पहली दफा आया है जी। ये जो 40 साल पहले गोल्ड मेडल लिया था वो हॉकी टीम ने लिया था, बट 77 ईयर्स के अंदर ये पहला गोल्ड मेडल है। और आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट और इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट, और वी ऑल मस्ट एंजॉय इट टू द फुलेस्ट। इसको एंजॉय करना चाहिए और इस खुशी को जो है वो अपने साथ कुछ अरसे के लिए, देर के लिए इसको लेके चलना चाहिए, ताकि यही खुशी हमारे कौम और लोगों के लिए एक फर्दर जो है जज्बा पैदा करे। और अरशद नदीम बहुत से हमारे नेशन के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हुए इंशाल्लाह। अच्छा सर, अरशद नदीम की थोड़ी सी अगर बात करें, मेरा अभी ऑन एंड ऑफ आप स्पोर्ट्स फेडरेशन जो आपका उधर आना होता था, मैंने देखा कि इनसे कमरे में लास्ट ईयर तक भी एक कूलर था, फैसिलिटीज़ उस तरह अप टू मार्क या इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड की है वो नहीं थी। तो क्या आपको लगता है कि ये जिस तरह अरशद नदीम का कंपैरिजन हम नीरज चोपड़ा का करते हैं, तो लास्ट ओलंपिक के अंदर उसको जर्मनी भेजा गया, उस अकेले का बजट 10 करोड़ था, अरशद नदीम का बजट हम सब जानते हैं। फिर इसी तरह रिसेंटली भी वो प्रैक्टिस करता रहा, हमने देखा कि तुर्की में प्रैक्टिस करता रहा। अरशद नदीम साथ को पार्टिसिपेट करके इस सफोकेशन के वेदर में दोबारा पाकिस्तान बुला लिया गया। क्या आपके ख्याल में
जीत जाने के बाद होता क्या है कि आपकी तमाम लूप होल, डेफिशिएंसीज, जो भी मिस्टेक है वो हाइड हो जाती है। क्या बेहतर नहीं था कि इसको भी इसी तरह की फैसिलिटीज दी जाती, इन टर्म्स ऑफ चले पेरिस में ही रखा जाता, उसकी बॉडी फिटिंग ना रहती होती और वो क्लिमेटाइज भी रहता? जी, सबसे पहले तो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है उसकी डेफिशिएंसी टाइम पे होती है। कभी भी रिसोर्सेज जो है वो बिल्कुल 100% आपको अवेलेबल नहीं होते। जी। और अरशद नदीम जो है, इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली एज अ नेशन हमारे अंदर स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ, जिसके अंदर पूरी नेशन के जो एक तो लोग हैं, बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करें, स्पोर्ट्स का एक शौक हो और वो देखें और आगे फर्दर उनके अंदर एक अर्ज हो कि हमने आगे इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद एक दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मे बी के इंडिविजुअली तो इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट बहुत से काम कर रहे होंगे, लेकिन जरूरी है कि ये एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ सब एलिमेंट्स जो है वो मिलके एक डायरेक्शन में जो है वो काम करें और आपस में विद हार्मनी एंड सिंक्रोनाइजेशन काम होगा तो उसके रिजल्ट्स भी बेहतर आएंगे और फर्दर जो है वो प्रोग्रेस भी नजर आएगी। काम होता तो है, बट ये है कि जो कंसर्न लोग हैं या सब लोग जितने चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हों, कोई डिपार्टमेंट्स हों, तो वो सिंक्रोनाइजेशन इज लैकिंग। आई थिंक द मोमेंट वी गेट दैट सिंक्रोनाइजेशन, सो लाइकली चांसेस है कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा इससे। जिस तरह आपने जिक्र किया सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है, बट हम देखते हैं कि सक्सेस हैज मैनी फादर। पहले किसी पार्ट पे भी अरशद नदीम से मैंने कई दफ़ा इंटरव्यू किया, उनसे बात हुई, उन्होंने अपने मसाइल का जिक्र हमेशा करते थे और वो गवर्नमेंट से अपील भी करते रहे कि मुझे, जैसे पास में उनके पास जेवलिन भी नहीं था, वो भी किसी ने स्पॉन्सर किया। अब जैसे विक्ट्री मिल गया, हर बंदा क्रेडिट लेने के चक्कर में है और वो एक लिस्ट इतनी लंबी हो गई है, चाहे वो गवर्नमेंट की बात करे, फेडरेशन के अंदर बात करे, और इसी तरह अगर पैरेलल भी देखें तो 7 लोगों का पार्टिसिपेट करना। इससे मैं आपसे सेपरेट बात करूंगा। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये क्रेडिट लेने की बजाय क्यों नहीं सारे बैठते, क्यों नहीं बात करते कि अगर एक अरशद नदीम है तो इस तरह हम हज़ारों बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्रेडिट लेना तो बड़ा आसान है, कोई भी कह देगा ये मैंने किया था, ये मैंने इसके लिए फलाना किया था। कोचेस की भी एक लंबी लिस्ट है, उस पर भी मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। एक सिर्फ कोच का नाम ज़्यादा लिया जा रहा है, सलमान भट्ट साहब का, जो प्रीवियस कोचेस उनके साथ काम करते रहे, उन किसी का जिक्र नहीं किया जा रहा। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जस्टिफाइड है, और आप क्या समझते हैं कि क्या आप एक ये सिर्फ क्लेम करने से आप वो सब कुछ ऑब्टेन कर लेंगे जो कि आपने नहीं किया? जी, ये क्रेडिट की जो है बात मैंने बहुत जगह पे सुनी है और बहुत आम है, पब्लिक के अंदर भी और बाकी जगहों पे भी। तो मैं सिर्फ इसमें ये कहना चाहूँगा कि क्रेडिट जो है ना कोई किसी को दे सकता है और ना क्रेडिट किसी से कोई ले सकता है। कोई इंसान क्रेडिट देने और लेने की कैपेसिटी में नहीं है। क्रेडिट जो है वो आपको देती है आपकी हिस्ट्री, आपकी तारीख। जब तारीख लिखी जाएगी तो उसके अंदर राइटर जो है वो बताएगा कि अरशद नदीम ने जब गोल्ड मेडल जीता तो उस वक्त एथलेटिक फेडरेशन का क्या रोल था उसके अंदर, उस वक्त उसका प्रेसिडेंट कौन था, उसका मेंटोर कौन था, और ये जो है कैसे अचीव किया गया। सेकेंडली, मैं तो बड़ा वो उसमें आई फील लिटिल बिट ऑकवर्ड के जी क्रेडिट चीज क्या है। आई विश के जी क्रेडिट की जो है वो हम थैले बना सकते, हम बोरियां बना सकते, और मैं वो क्रेडिट जो है सब लोगों को, जो भी लेना चाहता है क्रेडिट, वो बोरियां और वो थैले जो है वो उनको जितने वो चाहते मैं उसको बांट देता कि जी ये लो, ले लो। और लेट मी टेल यू कि अरशद नदीम ने जो अचीवमेंट की है, ये इसका क्रेडिट इतना ज्यादा है कि पूरे पाकिस्तान में भी बांट दें तो वो क्रेडिट फिर भी बच जाएगा, जो कि हमारे जैसे लोगों के लिए भी बिसाइड द पॉइंट कोई क्रेडिट की जरूरत नहीं है किसी किस्म की। तो मुजाहिद साहब आपका जिक्र आज आपको बुलाने का क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका बड़ा नॉलेज भी है इसमें। तो 2015 में जब ये एनरोल हुआ है वापडा में और 8 महीने के बाद ये चैंपियन बन गया। 2016 में ये एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के फोल्ड में आ गया। उसके बाद सब, जैसे मैंने पहले कहा कि जी सारे डिपार्टमेंट्स जो है उनकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो सिर्फ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और उसके अंदर आई वुड से कि जी जनरल मोहम्मद अकरम शाही जो उस वक्त एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे,
उनकी पर्सनल काविशों से। अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि जी पर्सनल काविशें क्या है। सबसे पहले वजह साहब एक ब्रेक लेते हैं, वजह साहब एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई किया उन्होंने कि बिल्कुल ये जो है इंशाल्लाह ताला परफॉर्म करेगा। वजह साहब एक ब्रेक है, फॉरेन ट्रेनिंग्स का सर ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद इसी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आपके रोल और साहिद साहब के रोल के हवाले से भी डिटेल में बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स। हम बात कर रहे थे एथलेटिक्स के हवाले से। अच्छा सर, जिस तरह हमने अभी ब्रेक से पहले आप जिक्र कर रहे थे कि क्या अकरम साहिद साहब ने किया और क्या आप कर रहे हैं, वो प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो वो मैं बता रहा था कि जी फॉरेन ट्रेनिंग इसकी अरेंज करवाई और उसके अंदर टोटल पर्सनल जो हेड ऑफ द एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त, उनकी जाती काविशों की वजह से। फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट जो हुआ, जो डॉक्टर हैं डॉक्टर बाजवा, ही इज सन ऑफ अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ जनसाही। तो उस नेट के ऊपर डॉक्टर साहब ने विदाउट चार्जिंग एनीथिंग और एक ऑब्लिगेशन के तौर पे कि ये पाकिस्तान की खिदमत है, तो उस बेस पे उन्होंने इस बच्चे के साथ जो है वो ट्रीट किया। देन द रिसोर्सेज, किसी फॉरेन ट्रेनिंग के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं थे, तो वो रिसोर्सेज जो है अगेन पर्सनल लेवल पे एक पर्सनल फ्रेंड को रिक्वेस्ट की गई कि ये बच्चा है जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। तो उस स्पॉन्सर ने कहा कि सर अगर आप समझते हैं कि ये बच्चा परफॉर्म कर सकता है तो मैं सारे का सारा इसका जितना एक्सपेंडिचर है आई विल बियर दैट। और उसने अपनी बगैर नाम बताए हुए उसने कहा जी मेरा नाम किसी जगह लेने की जरूरत नहीं है, बट आई विल डू वॉट एवर आई कैन, एंड ही हैज डन एन एक्सीलेंट थिंग कि जी इसको पूरा स्पॉन्सर किया, चाहे वो इलाज वाला हो चाहे कहीं फॉरेन पे ट्रेनिंग वाला हो। तो इसलिए वो जो आप बात कर रहे थे ना कि पूरा साल जाके ट्रेनिंग करवाते रहे, वापस क्यों बुलाया? सो हमारी कैपेसिटी उस लिहाज से उतनी नहीं है कि जी हम इसको उतना लेविशली नहीं सर, अगर 20 दिन का गैप था, मिनिमम माजरत के साथ हमने करवाई और ये 20 दिन का नतीजा है कि जी आज इंशाल्लाह ताला ये अचीवमेंट हुई। वजह साहब 20 दिन का गैप था, अगर 7 को पाकिस्तान आ रहा है और आपको पता है कि इधर जो सफोकेशन, जो ह्यूमिडिटी का वेदर था, उस ह्यूमिड वेदर के अंदर प्रैक्टिस करने से इंजरी के चांसेस बहुत थे और अर्शद ने वो जिक्र भी किया कि उनको इंजरी के मसाइल थे इवन इस पीरियड में भी। तो क्या ये आइडियल नहीं था, क्योंकि आप हेड थे, आप प्रेसिडेंट थे, तो उसको उधर ही रोक के रखते हैं, उसको कहते हैं आप उधर ही रहे, उधर बेहतर उसका सारा मुआयना भी किया जा रहा था, डॉक्टर भी अवेलेबल थे, तो वो ज्यादा आइडियल नहीं था क्या? जी अगेन आइडियल तो बिल्कुल ये था, बट कोई भी आइडियल चीज अचीव करने के लिए यू नीड रिसोर्सेज। और वो अगर लेट्स सपोज एक पर्सनल लेवल पे आपने कोई चीजें अरेंज कर ली, बट वो एक पर्सनल कैपेसिटी में कोई दूसरा इंसान कितना कर सकता है या आप कितना कर सकते हैं, वो देयर इज अ लिमिट फॉर दैट। तो हमारा काम था कि जी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से जो है वो इस्तेमाल करें और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, विच वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। और अल्लाह ताला ने मदद भी की और आपने देखा कि जी हमने रिजल्ट्स भी अचीव किए विद द मीगर रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज के साथ, कम एक्सपेंडिचर्स के साथ। अगर हमारे पास रिसोर्सेज हों तो व्हाई नॉट, वी कैन सेंड हिम टिल नेक्स्ट ओलंपिक्स विद द बेस्ट कोचेस ऑफ द वर्ल्ड, which in this case with less resources we have achieved. So I think it is a more एक आपकी ये ऐसी अचीवमेंट है जो कि कम रिसोर्सेज, रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज के अंदर आपने एक ऐसे काम कर दिया जो कि विद बाकी दुनिया के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो तो आपने वही एयर कंडीशंस के अंदर उसी इन्वायरमेंट में फॉरेन कोचेस के साथ साल 2 साल 4 साल ट्रेनिंग की, जैसे आपने चोपड़ा का जिक्र किया और बाकी लोगों का किया। बट हमारा काम है कि हमारे पास हमारे हाथ में जो रिसोर्सेज थे हमने उसको नेक नीति के साथ और सही तरीके से इस्तेमाल किया और हमने इंशाल्लाह ताला बेस्ट रिजल्ट जो हम अक्सर बात कर रहे हैं सर, ये जो करोड़ों रुपया अरबों रुपया दिया जा रहा है, अगर इसका कुछ पहले ही दे दिया जाता तो शायद वो उससे पहले विक्ट्री हासिल करना शुरू कर देता। और अर्शद के साथ जो हजारों लड़के हैं जो आना चाहते हैं, जो वसाइल ना होने की वजह से नहीं खेल पाते, उन पे भी ऑब्वियसली ये बात आती है। अच्छा सर, 2 चीजें मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। एक, हमने देखा कि सिर्फ 7 का स्क्वाड जाना, ये अभी तक इसको डाइजेस्ट करना ना बड़ा मुश्किल है कि इतना बड़ा हमारा मुल्क, 24-25 करोड़ की आवाम है, क्या सिर्फ पूरे पाकिस्तान से 7 प्लेयर और उसमें से भी कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्री के ऊपर गए? एक तो इस हवाले से बताइए, और दूसरा 7 के साथ 11 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के या मैनेजमेंट के लोग जा रहे हैं। ये दुनिया में हमने कोई मिसाल नहीं देखी। जाना बनता था तो शायद आपका बनता था, तो जरा ये बताइए ये क्या हो रहा था और क्या रीज़न है? क्या टैलेंट नहीं है
या गवर्नमेंट का इस लेवल पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि स्पोर्ट्स में जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो कोई नहीं, सिर्फ मेयर पार्टिसिपेशन करे 2-4 प्लेयर की? जी सबसे पहले तो अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग आई वुड से कि जी जो ये छोटे छोटे दस्ते जाते हैं, इसकी एक रीजन ये है कि हमारे पास बेसिकली वो स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप नहीं है, और उसकी वजह से बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर जो है वो उतना शौर नहीं है, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते छोटे लेवल पे। फिर पहले आज से कुछ अर्सा पहले स्कूल्स में, डिपार्टमेंट्स में गेम्स होती थी जिसकी जी। वजह से कुछ थोड़ा सा टैलेंट ज्यादा आता था। तो अभी साथ उसके ये है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर एक ही गेम है जो हर वक्त नजर आती है, तो उसकी वजह से ही है कि वो सारे बच्चे भी खेलते हैं, ज्यादा लोग भी खेलते हैं, और हमारे पास दुनिया के बेहतरीन जो है वो क्रिकेटर्स आते हैं। तो आज आप इसको एथलेटिक्स को भी स्क्रीन के ऊपर ले आए तो आई एम श्योर कि जी इसमें हमारे पास बहुत सा टैलेंट सामने आ सकता है, और वो इंशाल्लाह ताला हमारा दस्ता जो है वो बड़ा हो सकता है। उसके साथ साथ आपने बात की कि जी जो ऑफिशियल्स गए, और वो उसमें आपने कहा कि जी मैं क्यों नहीं गया, तो मैं इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि जी मैं बाहर फ्रांस के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर जो है वो जाऊं और उधर जाके कोई पार्टिसिपेशन करूं। मेरा मकसद है पाकिस्तान के लिए काम करना, पाकिस्तान की खिदमत करना, और वो खिदमत अगर मैं इधर पाकिस्तान के अंदर बैठ के कर सकता हूं तो आई एम दी हैप्पीएस्ट मैन। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जी मैं फ्रांस के अंदर जाके या और किसी जगह पे जो कंपटीशन हो रहा है उसमें जाऊं। और अल्लाह का शुक्र है कि जी मैंने इधर बैठे हुए जो है वो आपके लिए एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने इधर बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर जो है फ्रांस जाए बगैर ही हमने आपको वो खुशी जो है वो दे दी, इस पूरी कौम को वो खुशी दे दी जो 70 साल के अंदर नहीं आई। और जिस दिन से ये कंपटीशन हुआ है जी। उस दिन से लेके आज तक मेरा ख्याल है कि जी हमारी कौम ने जो है उसके अंदर एक जज्बा और खुशी जो है वो देखने वाली है। और ये टीम मेरा क्रेडिट है, यही मेरी फेडरेशन, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का क्रेडिट है, और यही हमारे जो मेंटोर हैं उनकी विजन है कि जी हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, बाकी उसके अलावा हमारे लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसा बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान ही है, अनफॉर्चुनेटली हम वन स्पोर्ट नेशन रह गए हैं। तमाम स्पोर्ट्स में हमने देखा कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ है चेंज हो गई है। क्रिकेट के पीछे सिर्फ तमाम के तमाम गवर्नमेंट लेवल पे ब्रॉडकास्टर की बात करें, हम कॉर्पोरेट लेवल पे बात करें, सब उसी तरफ टेंडेंसी चली गई है। अच्छा, एक थोड़ा सा ना लोगों में एम्बिग्युइटी भी आती है। अकरम साई साहब को हमने देखा बड़े पास में, उन्होंने बहुत मेहनत की, बड़ा काम किया। अरशद नदीम को मैं पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने बच्चों की तरह लुक आफ्टर किया। अब आप इस चीज़ को देख रहे हैं, एक उनके रोल के हवाले से बताइए, अब उनका क्या रोल है? क्या उनका सिर्फ एशिया काउंसिल के हवाले तक उनका काम रह गया है, या वो आपके साथ अभी कोऑर्डिनेटेड है? और ये जो अभी फिलहाल जो एथलेटिक फेडरेशन है उसको आप देख रहे हैं, क्या ये ज़रा क्लैरिटी करते जाइएगा ज़रा। जी बिल्कुल, मैं क्लियर कर देता हूँ ये, क्योंकि मीडिया में काफी लोगों को क्लैरिटी नहीं है, और शायद कोई कुछ साइट्स वगैरह जो हैं नेट पे वो भी उसमें वो चेंज नहीं हुई है, तो वो पुराना कुछ चल रहा है। जनसाही जो है वो एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। और दरमियान में कोई 1-2 महीने के लिए ही वॉज चेयरमैन एथलेटिक फेडरेशन, बट उधर से उन्होंने फिर एथलेटिक फेडरेशन के जो चेयरमैन है उस अपॉइंटमेंट से रिजाइन किया, और अभी जो है वो सर्टनली हम उनसे गाइडेंस जहां कहीं हो, क्योंकि उनकी जो पिछला उनकी पूरी लाइफ का तजर्बा है, उनका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के अंदर, लॉन्ग जंप के अंदर उनका रिकॉर्ड रहा है बड़ा अरसा, और फिर देन ही हैज द विजन। उन्होंने जब एथलेटिक फेडरेशन का प्रेसिडेंटशिप संभाली तो उस वक्त उन्होंने अपनी विजन दी कि जी मेरा ये विजन है कि जी हमने पाकिस्तान का झंडा जो है वो ओलंपिक्स के अंदर लहराना है, और पाकिस्तान का कौमी तराना जो है ओलंपिक्स के अंदर बजाना है। और ये विजन था, ये मिशन था जिसको लेके उन्होंने 10 साल 12 साल काम किया, और अल्टीमेटली आपने देखा कि जी अभी जो है वो उनकी विजन जो है वो पूरी हुई। तो उस लिहाज से हम उनसे गाइडेंस जरूर लेते हैं, और पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो एथलेटिक्स के अंदर एक्सपर्ट है हम उनकी राय, उनका मशवरा जरूर लेते हैं, क्योंकि आप कोली सोली अकेले जो है वो अकले कुल नहीं हो सकते। आपने लोगों से पूछ के जो जिनका एक्सपीरियंस है तो उसी के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। अभी प्रेजेंटली जनसाही जो है एथलेटिक फेडरेशन के अंदर उनका कोई ओहदा नहीं है, अच्छा। लेकिन अभी वो साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन के चेयरमैन हैं,
और एशियन एथलेटिक्स के जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं। राइट। और लेट मी टेल यू कि जी लोग, दुनिया उनकी जो एक्सपर्टीज है उनसे फायदा उठा रही है। लाइक उन्होंने अभी जो है एशिया के लिए या वर्ल्ड एथलेटिक्स के लिए स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान जो है वो बनाया है 10 साल के लिए, और उस 10 साल का प्लान जो है वो उसकी अभी वो इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। सो अगर वर्ल्ड लेवल पे लोग उनकी एक्सपर्टीज से फायदा उठा रहे हैं तो सर्टनली पाकिस्तान को भी जो है वो एथलेटिक्स के अंदर तो हम उनसे मशवरा या उनसे जो है वो गाइडेंस तो ले सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि जी इस तरह के लोग जो है उनको चाहिए अप्रोप्रिएट क्वार्टर्स को कि उनको बाकी स्पोर्ट्स के लिए, ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए उनकी एक्सपर्टीज को यूज करें, उनके एक्सपीरियंस को यूज करें, और फिर यही दस्ते जो है उनका नंबर बढ़ाने का यही एक तरीका है कि जी बाकी स्पोर्ट्स जो है उनको भी एक्सपीरियंस लोगों के हाथ में दें ताकि वो कोई अपनी विजन के मुताबिक उसको आगे लेके चलें। और ये 20-20 साल से एक जगह पे जो लोग बैठ के ना किसी को काम करने देते हैं और ना खुद काम करते हैं। अच्छा वजाद साहब, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके ना जरा डिस्कशन करेंगे नू भट्ट के वाले से भी, और जो अरशद नदीम के दूसरे कोचेस थे उनको क्यों हाईलाइट नहीं किया जाता। हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स। हम बात कर रहे हैं जी वजाद साहब से। वजाद साहब ये बताइएगा, ऑब्वियसली ये शायद आपके एम्बेड में नहीं आता, एथलेटिक फेडरेशन के अंडर नहीं आता। नू भट्ट के वाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। लास्ट वीक उन्होंने मेरे साथ शो में बात की, जिक्र किया, क्योंकि जब अरशद नदीम का ओलंपिक्स में बात होना शुरू हुआ, दस्ता गया, तो सबसे पहले हमने देखा कि यार कॉमनवेल्थ में एक ट्राइड एंड टेस्टेड बंदा अरशद के साथ गोल्ड लिया नू भट्ट ने, और बड़ा क्लियर था कि ये बंदे के ऊपर भी अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो ये अरशद नदीम की तरह पाकिस्तान को गोल्ड दे सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब इसको प्रोब करना शुरू किया, डिस्कशन होना शुरू हुई, तो पता चला कि कोई फेडरेशन के साथ, उनका जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आया। उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, फ्यूड की वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उस पर बैन लग गया। एक तो आप उस हवाले से बताइएगा आपके पास सर क्या अपडेट है, और ये कितनी बड़ी ज्यादती है या क्राइम मैं समझता हूं कि अगर कोई पर्सनल ईगो या रीजन की वजह से इतना बड़ा प्लेयर ज़ाया कर दिया जाएगा, और जो पाकिस्तान का नाम जिस तरह एक सिंगल इंडिविजुअल ने पूरी नेशन को यूनाइट कर दिया। मेरा मानना यह है जहाँ स्पोर्ट्स आपको रिकग्निशन दिलवाती है वहाँ पूरी नेशन को यूनाइट करती है, जो अरशद नदीम कर चुका है। तो दो बंदे अगर होते तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता। आपका सर क्या टेक है इस हवाले से? जी सबसे पहले तो मैं बिल्कुल आपके साथ 100% एग्री करता हूँ कि नू को जो है वो ओलंपिक्स के अंदर जाना चाहिए था। उस बच्चे ने अपना ऑलरेडी जो है वो टैलेंट शो कर दिया है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो है वो गोल्ड लेके, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जी उसको एक मौका देना चाहिए था जी। और जब आप किसी को मौका देते हैं तो मैं अक्सर बात करता हूं कि कंपटीशन के अंदर जाके तो कई दफा आपका जस्ट कंपटीशन का ऑरा और उसका प्रेशर जो है, उसमें जो अच्छे स्पोर्ट्समैन है वो अपनी नॉर्मल परफॉर्मेंस से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं जी। और कई दफा कुछ स्पोर्ट्समैन जो है वो डाउन भी हो जाते हैं। बट इन दिस केस अगर आप इस नू जैसे प्लेयर्स को जो है वो मौका दें तो आई एम श्योर कि जी वो ही वाज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, और यू नेवर नो कि जी वो कोई मेडल भी ले आता। अगर मेडल ना भी लेके आता तो एटलीस्ट आपका जो एक टॉप क्लास बच्चा है उसको आप एक्सपीरियंस के लिए ही जो है वो उधर ले जाएं, और इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। वाइट कार्ड के ऊपर जाना था तो जो बाकी गए हैं उनकी बजाय ये ही कुड हैव परफॉर्म मोर बेटर, और कंपटीशन के अंदर आता, किसी को पता चलता कि जी पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग के अंदर भी है, फिर उधर जाके अगर ना भी परफॉर्म कर सकता तो ये इंटरनेशनली एक रिकग्नाइज हो जाता कि जी ओलंपिक्स में एक्सक्यूज मी ओलंपिक्स के अंदर जो है वो वेट लिफ्टिंग का एक पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन आया है, उसकी बेस पे आप इसके लिए फॉरेन स्कॉलरशिप ले सकते हैं। जैसे हमने जब सैफ गेम्स के अंदर जो है काठमांडू के अंदर अरशद नदीम जो है वो पहली दफा उसने मेडल लिया, अपना पोटेंशियल शो किया, तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और उस वक्त के प्रेसिडेंट जनरल मोहम्मद अकरम शाही ने वर्ल्ड एथलेटिक्स से इसके लिए 6 महीने की स्कॉलरशिप ली। पाकिस्तान का कोई उसके अंदर 1 टका भी नहीं लगना था, सब टिकट तो ये उसने नू भट्ट ने बताया कि ओलंपिक फेडरेशन ने 30 लाख की ग्रांट दी, उन्होंने कहा जी इसको दें और इसको पार्टिसिपेट करवाएं। कहते हैं जी हमारी वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने वो ग्रांट रोक दी अपने तनाज़े की वजह से, और मुझे उन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करवाया ताकि मैं क्वालिफाई ना कर सकूं, ना उन्होंने मेरी एंट्री करवाई। तो ये जो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इतना बड़ा जो लॉस है, मैं तो कहता हूँ ये कौमी लॉस है कि आप किस तरह कर सकते हैं ये। तो आप इस हवाले से क्या रखते हैं कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है
उसको क्या कटहरे में नहीं लाना चाहिए? सर, इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि जी जब तक आप मेरिट पे काम नहीं करेंगे तो फिर ये स्पोर्ट्स आपकी कभी डेवलप नहीं हो सकती। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग मेरिट पे काम नहीं करते, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जो है वो सामने रखते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई तो वो हुए हैं। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ विल के जी उन लोगों के खिलाफ आप एक्शन लें, उनको स्पोर्ट्स से दूर करें, उनका साया स्पोर्ट्स के ऊपर ना पड़ने दें, तो आप देखेंगे कि जी पाकिस्तान इंशाल्लाह दिनों में जो है वो उस लेवल पे जाएगा कि आपकी स्पोर्ट्स जो है फ्लोरिश करनी शुरू कर देंगी। और यू विल एग्री विद मी कि जी एवरीबॉडी सेज कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। जब टैलेंट की कमी नहीं है तो वो फिर टैलेंट ऊपर क्यों नहीं आता? ऊपर इसीलिए नहीं आता कि लोग जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी को अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर जो है फोकियत देते हैं। अभी मेरी कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट हो सकती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह जिस दिन पाकिस्तान का किसी जगह पे इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा तो मेरा अपना इंटरेस्ट, मेरी अपनी जान, मेरी अपनी माल, वो सब सेकेंडरी चीजें हो जाती हैं। उस वक्त फिर सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसके लिए हमें सोचना चाहिए और जिसके लिए हमें काम करना चाहिए। जैसा जिस तरह आपकी ऑनेस्टी है ना, वो ऑनेस्टी आपकी बातों में मुझे रिफ्लेक्ट होती नजर आ रही है, तो मुझे थोड़ा गाइड भी कीजिएगा या सुनने वालों को जरूर बताइए कि ये जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है ये आपके एम्बेड में क्यों नहीं आती, आप एथलेटिक फेडरेशन के अंडर क्यों नहीं आती? ऑब्वियसली बाकी स्पोर्ट्स तो हम देख रहे हैं, इसको सेपरेट क्यों रखा गया, इसकी क्या रीज़न है? और इसके लिए आप अपने पर्सनल कैपेसिटी में आप क्या कर सकते हैं कि जो लॉस ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है नो बट का, इस तनाज़े को हम भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठा रहा हूँ कि ये नो बट का जो मसला था ये क्यों हुआ। आज हम एक गोल्ड मेडल की बजाय 2 रख सकते थे, उसने ये जो वेट था ओलंपिक्स का वो घर में उठा के दिखाया। तो ये इतना बड़ा, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ जाती है। तो आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं सर इसमें? अब जी मैं इसमें थोड़ा सा ये क्लैरिफाई करूंगा कि जी लाइक पाकिस्तान के अंदर टोटल कोई 40-45 के करीब फेडरेशंस हैं। तो हर स्पोर्ट्स की एक जो है अलहदा, जैसे वेट लिफ्टिंग की अलहदा बॉडी है, कबड्डी की अलहदा है, एथलेटिक्स की अलहदा है, जूडो की अलहदा है, साइकिलिंग की अलहदा है, स्विमिंग की अलहदा। तो ये 45 हैं जो कि अपनी अपनी इंडिपेंडेंट फेडरेशंस हैं। और ऊपर जो है ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन है जिसके अम्ब्रेले के नीचे ये सारी आती हैं। लाइक अरशद नदीम जो है वो नहीं जा सकता था ओलंपिक्स के अंदर अगर इसकी POA से एक्रेडिटेशन ना होती और वो उधर उसका नाम ना भिजवाया जाता। तो वो तो उनकी मजबूरी थी। अरशद नदीम को तो इवन सो मच सो के जी किसी लेवल पे इतना डिस्करेज करने की कोशिश की गई। वजह क्या थी कि जी शायद एथलेटिक फेडरेशन का नाम ना आए, तो इसलिए इसको ही इधर बहुत से कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करवाया गया। बहुत से कंपटीशन में उसके कोच को साथ नहीं भेजा। हो सकता है, यू नेवर नो कि जी अगर लास्ट जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में भी एक में और ओलंपिक्स में भी अगर उसके कोच को साथ भिजवाते तो उस वक्त ही मेडल वगैरह कोई आ जाता। बट इस तरह की ज्यादतियां जो है होती रही हैं। लेकिन हम तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जी डिटर्मिन्ड हैं, इसलिए लगे हुए हैं कि पाकिस्तान के लिए काम करना है। तो जब पाकिस्तान के लिए हम कहते हैं हमारी जान हाजिर है, तो फिर उसके बाद बाकी छोटी मोटी मुश्किलात जो है। जैसा मेरा फिर आपसे यही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यही पूछना चाहेंगे, आप नो बट के मसले को हल करने के लिए गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि आप माशाल्लाह एक अथॉरिटी बन चुके हैं, आपके हेल्थ अफेयर में बात सुनी जाती है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं और क्या सोल्यूशन इसका देखते हैं कि कैसे इसको एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व किया जाए? जी इसके लिए सबसे पहले जो आपकी गवर्निंग बॉडी है, जो कि इसको कंट्रोलिंग बॉडी है सारी फेडरेशन को, उसको साफ करें। उसके अंदर नेक नीयत लोग लेके आए, उसके अंदर मेरिट पे काम करने वाले लोग लेके आए, और जिन लोगों के खिलाफ ऑलरेडी इंक्वायरीज हुई हैं और रिटन इंक्वायरीज के अंदर प्रूव हुआ है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्वस हैं, वो बाकी और चीजों में मुलव्वस हैं, तो अगर इंक्वायरी भी हुई है, सारा कुछ हुआ है, तो उसका नोटिफिकेशन करें और उनको फारिग करें, सो दैट कि जी आपकी जो सुप्रीम बॉडी है गेम्स की पाकिस्तान के अंदर, वो एक साफ सुथरी बॉडी हो, उसके अंदर साफ सुथरे लोग लेके आए, ताकि ये जो नीचे फिर मेरिट पे काम करने वाले होंगे तो कभी भी नू जैसे लोग जो है वो मिस नहीं होंगे। चाहे नू के साथ उनका जो है वो जितना मर्जी पर्सनल इख्तलाफ हो, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी तो वो ऐसे लोग होने चाहिए जो पाकिस्तान को अपने आगे रखें, अपनी जान से, अपने माल से। तो आई एम श्योर कि जी फिर उससे बेहतरी आएगी। तो ये दिस इज वन।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बड़ा मजा बात करके। और यही मैसेज है हमारा भी जी, पाकिस्तान सबसे पहले, पर्सनल कैपेसिटी, पर्सनल ज़ात, आपकी ईगो, ये सब बाद में आती हैं। और जब ये स्लोगन आप उठाते हैं, ये आवाज़ उठाते हैं, तो ओबियसली विक्ट्री भी नज़र आती है, फिर अर्शद नदीम भी नज़र आता है, फिर नूह भट्ट भी नज़र आता है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हम सब का, सबकी पहचान है, हमें इसको वैल्यू करना है, इसी से हम सब जिंदा हैं। नाज़रीन, आपसे अभी इजाज़त चाहेंगे जी, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।